हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद द सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के पेपर में जो प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन में लेके आई हूँ वीडियोस में। ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? नेगेटिव प्रैक्टिस विच इज ऑप्शन ए, लोगोथेरेपी ऑप्शन बी, existential therapy option C, reciprocal inhibition option D. So the answer to this particular question is logotherapy. अगर हम बात करें पैराडॉक्सिकल इंटेंशन की, तो पैराडॉक्सिकल इंटेंशन एक तरीके की कॉग्निटिव टेक्निक होती है। बेसिकली थेरेपी होती है पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, जिसमें क्या हो रहा है कि आपके जो फियर्स हैं या फोबियाज हैं आपको उनसे हटाया नहीं जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू फेस योर फोबियाज, यू हैव टू फेस योर फियर्स। तो आपको अपने फियर्स, अपने फोबियाज को फेस करने के लिए परसुएट किया जा रहा है। यू नीड टू, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यू नीड टू, तो दैट मीन्स द पेशेंट, जिस इंसान को पर्टिकुलर फोबिया या पर्टिकुलर फियर है, तो उसको क्या किया जा रहा है, परसुएट करा जा रहा है, सो दैट दैट पर्सन कैन गेट himself or herself engaged with those fears. For example, अगर किसी को इंसोम्निया है तो इंसोम्निया में क्योंकि नींद नहीं आती है, तो अगर हम क्या करेंगे, हम नींद ना आने पे फोकस कर रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, तो हमको ये लग रहा है कि क्यों नहीं आ रही है, हमको आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए। तो रादर देन थिंकिंग ऑफ दी अदर थिंग कि नींद नहीं आ रही है, मतलब हमको सोना है, नींद आ जाए, हम ऐसा सोचते रहते हैं, राइट। तो रादर देन हम क्या कर रहे हैं, अगर नींद नहीं आ रही है, वी आर एक्सेप्टिंग दैट कि चलो नींद नहीं आ रही है तो अभी हम नहीं सोते हैं। तो दिस इज पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। अभी पैराडॉक्सिकल इंटेंशन क्या है, एक तरीके की लोगोथेरेपी का पार्ट है। लोगोथेरेपी की अगर हम बात करें तो लोगोथेरेपी एक मेथड था या एक मॉडल था जिसको विक्टर फ्रैंक ने डेवलप करा था। विक्टर फ्रैंक ने जब डेवलप करा था तो उनके पीछे का इंटेंशन ये था कि इससे हम पता कर सकें कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाना है, क्योंकि एज पर हिम लाइफ का मीनिंग जानना ही एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, अगर वो एक इंसान के रूप में उसने बर्थ लिया है, तो उसका जो सोल पर्पस है, सोल पर्पस क्या है, टू फाइंड द पर्पस ऑफ द लाइफ, उसका पर्टिकुलर, नॉट द लाइफ एज अ होल, बट उस इंसान का पर्पस कि उसका उस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। तो लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाया जाना चाहिए, इससे डील करता है लोगोथेरेपी। एंड पैराडॉक्सिकल इंटेंशन इज़ अ टेक्निक विच कम्स अंडर लोगोथेरेपी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकेंड। My friend is doing master's course in management after completing a degree course in engineering. तो इसमें ये एक सिचुएशन दी गई है कि कोई एक इंसान है, उसने पहले मैनेजमेंट का कोर्स करा, उसने पहले इंजीनियरिंग का कोर्स करा, उसके बाद उसने फिर एमबीए कर लिया। अभी ये जो थॉट प्रोसेस है या ये जो उसका एक्टिविटी या डिसीजन था, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि पहले वो इंजीनियरिंग यानी एक टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ गया, उसके बाद फिर उसने अपना जो करियर का फोकस था उसको उसने मैनेजमेंट या थियोरिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मोड़ लिया। तो इस थिंकिंग को या ऐसी थिंकिंग को हम क्या बोलेंगे ना? तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज autistic thinking, second is convergent thinking, third is divergent thinking, the fourth option is evaluative thinking. So अगर हम बात करें ऑटिस्टिक थिंकिंग की, तो ऑटिस्टिक थिंकिंग बाय द वे इसका आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो अगर मैं आपको डाइवर्जेंट, कन्वर्जन, ऑटिस्टिक इन सब के बारे में बताऊं, तो ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन अ मतलब एक तरह से रियलिटी बेस्ड थिंकिंग होती है। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क को कर रहे हैं, तो ईदर वी आर डूइंग दैट वर्क परफेक्टली और वी आर नॉट डूइंग इट एट ऑल। तो देयर इज नथिंग इन बिटवीन कि आप एवरेज कर रहे हो, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है
हम हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड सोल्यूशन क्या हो सकता है उस पे जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू दी सोल्यूशन, राइट। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, ताकि हमको पता चल सके कि विच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ये डाइवर्ट्स कर रहे हैं ना हम लोग अपने आइडियाज़ को। इसलिए जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि उसने पहले इंजीनियरिंग करा, उसने फिर मैनेजमेंट करा, तो उसका अगर एक पर्टिकुलर एम है तो उस एम तक वो ऐसे भी पहुंचना चाहिए, ऐसे भी पहुंच सकता है, तो वो अपने सारे ऑप्शंस को फिगर आउट कर रहा है, इसलिए उसने 2-3 ऑप्शंस अपने पास रखे हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग में वी हैव वी प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ आइडियाज एंड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज सो दैट वी कैन चूज वन ऑफ देम विच बेस्ट फिट्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या हो रहा है, वी आर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड देन वी आर सेइंग कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो अभी इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए। तो हम लोग XYZ बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस पे रोमन आउट नहीं कर रहे हैं। रही बात इवैल्यूएटिव थिंकिंग की, तो इवैल्यूएटिव थिंकिंग नाम से ही पता चल रहा है, वी आर इवैल्यूएटिंग कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, तो वाई, तो जो वाई होता है किसी चीज़ का, अगर हम वो खोज रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम इवैल्यूएटिव थिंकिंग में जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन आई विटनेस टेस्टिमनी। आई विटनेस टेस्टिमनी की बात करें तो इसमें कौन सा एरर नहीं है। ऑप्शन ए सजेस्टिबिलिटी, ऑप्शन बी इल्यूजन ऑफ आउटगोइंग होमोजेनिटी, ऑप्शन सी सोर्स मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी फॉरगेटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉरगेटिंग। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन मेकिंग फास्टर रिकवरी ऑफ इलनेस। अगर किसी इलनेस से हमको फास्टर रिकवरी चाहिए, किसी फिजिकल एडवर्सिटी से हमको कोप अप करना है, तो इनमें से कौन सी चीज़ हमको हेल्प करेगी। स्ट्रेस, ऑप्टिमिज्म, टाइप ए बिहेवियर, इनग्रेशिएशन। तो स्ट्रेस तो ऑब्वियसली नहीं है, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्टिमिज्म, मतलब पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हमारा जो सपोज़ अगर हम कोई बीमारी है, कोई एलिमेंट से हम लोग जूझ रहे हैं, तो अगर हम उस एलिमेंट की तरफ ही ध्यान रखेंगे, यानी नेगेटिव की तरफ ध्यान रखेंगे, तो हम लोग जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे या रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑप्टिमिज्म से पॉजिटिव रह के भी हम बड़े से बड़ा डिजीज़, फिजिकल एडवर्सिटीज़ को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। आई होप आपको ऑप्टिमिज्म समझ में आया होगा। Moving on to question 5th, the essential unity of individual self-sense with that of the universe principle is the central argument of Jainism, Advait Vedanta, Yoga and Buddhism. So the answer to this particular question is Advait Vedanta. Leaders who adjust their style from one that is task oriented and directive to the one that is more relation oriented and less directive are following the principles of option A democratic leadership theory, option B situational leadership theory, option C consultative leadership theory, option D equity leadership theory. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशन के हिसाब से जब कोई लीडर अपना स्टाइल चेंज करता है, सिचुएशन डिमांड कर रही है तो वो थोड़ा टास्क ओरिएंटेड हो जा रहा है, वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एंड अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि उसको इस समय टास्क पे या काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वर्कर्स पे, वर्कर्स के रिलेशनशिप में उनकी हार्मनी को मेंटेन करने में ध्यान देना है, तो वो दे रहा है। तो अगर सिचुएशंस के हिसाब से अगर कोई लीडर अपना स्टाइल चेंज कर रहा है तो उसको सिचुएशनल लीडरशिप बोलेंगे। डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है, जो डेमोक्रेटिक लीडर को हम पार्टिसिपेटिव लीडर भी बोलते हैं, जो बिलीव करता है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी अगर शामिल कर रहे हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं, तो क्योंकि इवेंचुअली वो डिसीजन इम्पैक्ट तो उन्हीं पे डाल रहा है, तो वो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक लीडर हुआ। कंसल्टेशन मतलब
पार्टिसिपेशन तो भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन कंसल्ट कर रहे हो कि आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से पहले कहीं ना कहीं आप पूछ रहे हो उनसे कि हाँ आप अपने आइडियाज़ भी बता सकते हो। इवेंचुअली जो डिसीजन होगा वो भले मैनेजर पे हो कि वो उसको कौन सा पॉलिसी लाना है कौन सा नहीं लाना है, बट देन वो अपने एम्प्लॉयज़ से पूछ रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो भी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो कंसल्टेटिव लीडर हुआ। इक्विटी मतलब ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई मैनेजर जो फेयरनेस पूरा क्रिएट करके चल रहा है, एक फेयर वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विटी लीडरशिप। आई होप आपको ये 4 लीडरशिप जो स्टाइल्स हैं वो समझ में आए होंगे। इस पे मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यूज़ में बहुत डीप में जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Now, coming to question 7th, I hope this question is visible to you. We have list 1. List 1 में हमारे पास है mixed model, regression, elaboration, divergent thinking. List 2 में हमारे पास है creativity, type 1 and type 2 intelligence, structure of intellect and emotional intelligence. Now we have to match list 1 with list 2. So इसका आंसर होगा C. P का 4 है, मिक्स मॉडल इज इमोशनल इंटेलिजेंस। देन वी हैव Q विच इज़ 2, टाइप 1 एंड टाइप 2 इंटेलिजेंस, रिग्रेशन, इलेबोरेशन इज क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। क्वेश्चन 8 नंबर गलत हो गया, क्वेश्चन 8। A positive or negative environmental stimulus that motivates a behavior is reinforcement. आंसर इसका है reinforcement। ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ऑफ B.F. स्किनर, उससे लिया गया है। एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग से ही मिलता जुलता एक टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिस पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इन दैट प्लेलिस्ट आई हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, और मैं आगे भी वैसे और वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, तो यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक। Question number 9th. If a manager gives Kavita a positive appraisal on her first evaluation as an employee because he thought that she had been a top-notch performer in her job interview, he may be making an error based on now these are perceptional errors, और हम इसको कभी कभी ऐसे एरर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एरर्स होते हैं उनमें भी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है हेलो इफेक्ट। अब हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि आप किसी एक क्वालिटी के बेसिस पे, किसी एक क्वालिटी पॉजिटिव क्वालिटी के बेसिस पे उस इंसान को ओवरऑल अगर जज कर रहे हो और उस एक क्वालिटी के बेसिस पे उसका ओवरऑल परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो। सपोज कोई इंसान, हम लोग एक नॉर्मल अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो कभी कभी क्या होता है हम लुक्स पे बहुत जाते हैं। इफ़ समवन इज़ वेरी गुड लुकिंग, प्रेजेंटेबल है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, एंड ही और शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड आई प्लीजिंग, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक माइंडसेट कभी कभी बना लेते हैं कि क्योंकि वो इंसान गुड लुकिंग है तो वो अच्छा भी होगा, लाइक इंटरनली अ गुड ह्यूमन बीइंग भी होगा। जबकि मैक्सिमम टाइम में ऐसा नहीं भी होता है कि गुड लुक्स यानी कि आपकी आउटर ब्यूटी हैज़ नथिंग टू डू विथ योर इनर ब्यूटी, राइट। तो हेलो इफेक्ट में यही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रेट को ले रहे हैं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो देन यू मस्ट बी गुड इन स्टडीज़ एंड XYZ ऐसे करके, और उसको फिर ओवरऑल जज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी यही हुआ, जो मैनेजर था उसने कविता का जो अप्रेजल हुआ तो उस दौरान उसके माइंड में उसका जो परफॉर्मेंस था ड्यूरिंग हर इंटरव्यू, उसने अपने इंटरव्यू में भले ही कैसा भी परफॉर्म करा हो,
जिसके बेसिस पे उसको जॉब मिली, नो डाउट, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अपनी जॉब में भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, उसके लिए उसको उसका जो 6 मंथ्स का या आपका जितना भी जो टाइम फ्रेम में आपका अप्रेजल होता है, उस पूरे टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के आपको उसको अप्रेज करना है, आपको उसको इवेल्युएट करना है, राइट। लेकिन अगर कोई मैनेजर उसके जॉब के इंटरव्यू के बेसिस पे उसको जज कर रहा है, तो हेलो इफेक्ट में क्या हो रहा है, एक ध्यान रखना, हेलो इफेक्ट क्या है, ये इसमें हम एक पॉजिटिव क्वालिटी के बेसिस पे हम उस इंसान को ओवरऑल जज करते हैं, राइट, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव के लिए एक डिफरेंट है, और इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे परसेप्शनल एरर्स होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाकी के एरर्स भी। The most common cause of severe intellectual and emotional impairment in older individuals. Number A, Parkinson's disease. Number B, multiple sclerosis. Number C, Alzheimer's disease. Number D, senile psychosis. So the answer to this particular question is Parkinson's disease. Now we have list 1 which is related to disorders, और उन disorders का explanation दिया हुआ है list 2 में, और हमको उसको मैच करना है। सो डिप्रेशन का हो जाएगा नेगेटिव एट्रीब्यूट स्टाइल, स्किज़ोफ्रेनिया इज डोपामाइन हाइपोथेसिस, देन फोबिया इज क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड Korsakoff syndrome is alcoholism. So the answer to this particular question is option second, 2413. And with this I end my video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।